हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी मास्टरपीस पढ़ने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है। सिर्फ 8 लाइंस की पोएम है ये, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ये आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं लीजेंडरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पता है, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट साहब हमें ये सिखाते हैं कि असली मैजिक हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका मूड बहुत खराब हो और अचानक ठंडी हवा चले या कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा दे तो आपको कितना अच्छा लगता है? बस यही मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस पोएम का हार्ट है। इस प्रेजेंटेशन में हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे, इसके सिंबल्स को डिकोड करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक काला कौवा और एक जहरीला पेड़ मिलकर एक इंसान की सोल को रिफ्रेश कर देते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम दुख से उम्मीद की तरफ जाएंगे और ये समझेंगे कि नेचर हमें हर पल कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने ये महान पोएम लिखी है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ था। उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा नेचर पोएट माना जाता है, लेकिन उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे। उनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी एक्चुअली, और उनकी फैमिली ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फ्रॉस्ट दुख की बात करते हैं तो वो बस वर्ड्स नहीं होते, वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रॉस्ट को 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला, जो लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। उनका एक बहुत फेमस बिलीफ था कि ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। इसका मतलब है कि लाइफ की हर एक छोटी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब होता है। फ्रॉस्ट साहब ने न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ और नेचर को इतनी सुंदर तरीके से अपनी पोएम्स में उतारा है कि आपको लगेगा कि आप वहीं खुद ब खुद खड़े हैं। आज की पोएम में हम उनकी इसी महान सोच को महसूस करेंगे। आपने सोचा होगा कि बर्फ के लिए डस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में डस्ट का मतलब मिट्टी होता है जो गंदी होती है, लेकिन यहां डस्ट का मतलब है फाइन पार्टिकल्स, यानी बर्फ के वो बारीक कण जो इतने हल्के होते हैं कि हवा में उड़ते रहें। जब ठंड में बर्फ जमी होती है और कोई उसे हिला दे तो वो धूल की तरह गिरती है, राइट। ये वर्ड डस्ट हमें बताता है कि ये बर्फ बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है। ये टाइटल अपने आप में एक सिंबल है, प्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल एक्चुअली। ये दिखाता है कि कैसे नेचर की एक बारीक सी चीज हमारी टेंशन को डस्ट की तरह झाड़कर साफ कर देती है। फ्रॉस्ट साहब ने बर्फ को मिट्टी की तरह हल्के और सिंपल पार्टिकल्स में डिस्क्राइब करके हमें यह बताया है कि नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए किसी ग्रैंड चीज की जरूरत नहीं है, बस एक बारीक स्नोफ्लेक की फुहार ही काफी है। अब इमेजिन कीजिए एक विंटर का दिन है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और मौसम काफी ठंडा और शांत है। हमारे पोएट किसी बात से बहुत परेशान है। हम सबकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है ना। फ्रॉस्ट भी उसी फाउल मूड में है। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये कोई खूबसूरत बनियान ट्री या कोई एप्पल ट्री नहीं है, ये एक है हैमलॉक ट्री। हैमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें सफेद फूल लगते हैं। लिटरेचर में ये पेड़ अक्सर दुख, मौत यानी डेथ और नेगेटिविटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पोएट ने इस पेड़ को इसलिए चुना क्योंकि ये उनके अंदर के दुख को रिफ्लेक्ट कर रहा था। उनका मूड इतना ग्लूम था कि उन्हें आसपास की नेगेटिव चीजें ही अपने से रिलेट करने लग रही थी।
इस ठंड में एक जहरीले पेड़ के नीचे खड़ा एक दुखी पोएट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ अब हमें मिलता है एक और सिंबल, द क्रो यानी कौवा। फ्रोस्ट ने यहां नाइटेंगल या कोई कुकू बर्ड को क्यों नहीं चुना जो इतना प्यारा गाती है? क्योंकि कौवा यानी क्रो अक्सर बैड लक या इल ओमेन माना जाता है, राइट। क्रोज को लोग डर, मौत और दुख से जोड़ते हैं, लेकिन यहां फ्रोस्ट एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ये क्रो ही है जो पोएट के चेंज का रीजन बनता है। पता है, नेचर में कोई भी क्रिएचर अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो हम इंसान हैं जो उन्हें लेबल्स दे देते हैं। फ्रोस्ट ने जानबूझकर क्रो को चुना ताकि वो दिखा सके कि खुशी और ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी जरिए से आ सकती है, चाहे वो कोई ऐसा बड़ी क्यों ना हो जिसे दुनिया इनऑस्पिशियस मानती है। ये क्रो एक मैसेंजर है नेचर का, जो अचानक से एक एक्शन करता है और पोएट की पूरी दुनिया बदल देता है। चलो अब पोएम की पहली 4 लाइंस पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन लाइंस में एक सिंपल सी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। पोएट पेड़ के नीचे खड़े हैं और अचानक ऊपर बैठा कौवा हिलता है। अब ये कौवा वहां लैंड कर रहा था या उड़ने वाला था या बस अपने फेदर साफ कर रहा था, ये पोएट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उसकी इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से पेड़ पर जमी हुई बर्फ झड़कर पोएट के ऊपर गिर जाती है। ये मूवमेंट इतना सडन है कि पोएट का ध्यान उनकी अपनी परेशानियों से हटकर तुरंत इस फिजिकल टच पर चला जाता है जो बर्फ उनके ऊपर गिरी। सोचिए, आप गुस्से में हो और अचानक कोई आप पर ठंडा पानी छिड़क दे, आप एक बार के लिए तो चौंक कर सब भूल जाओगे ना। फ्रोस्ट के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। नेचर ने उन्हें एक सडन नज दिया, एक झटका, उनकी डीप सैडनेस से उन्हें बाहर निकालने के लिए। देखो बच्चों, इस पोएम में फ्रोस्ट ने ये 2 सिंबल्स यूज किए, यानी हेमलॉक ट्री और क्रो। इन सिंबल्स को बिल्कुल एकदम उल्टा कर दिया। लिटरेचर में हम हमेशा सुंदर चीजों से खुशी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फ्रोस्ट ने बुरा माने जाने वाले सिंबल से पॉजिटिव आउटकम निकाला। जैसे क्रो, जो ट्रेडिशनली डेथ, फियर या बैड लक का होता है, फ्रोस्ट का ट्रीटमेंट क्या रहा? उसको एजेंट ऑफ जॉय और रिन्यूअल माना। हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजन, सोरो और डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रोस्ट ने अपनी पोएम में क्या दिखाया कि वो सोर्स ऑफ रिफ्रेशिंग ब्यूटी। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बिल्कुल कोल्ड है, ठंडी है, रेसिड्यू मिट्टी है ना, उसको क्या किया कि एक प्योरीफाइंग, हीलिंग फोर्स। सो बच्चों, इससे हमें यह समझ आता है कि हमारी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव चेंज छुपा हो सकता है। हमें बस अपना पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। अगर फ्रोस्ट ने उस क्रो को देखकर गुस्सा किया होता कि ये गंदा कौवा मेरे ऊपर बर्फ क्यों गिरा रहा है, तो उन्हें वो खुशी कभी नहीं मिलती शायद। उन्होंने उस इवेंट को नेचर के एक उपहार की तरह लिया। नेचर की आयरनी को समझना बहुत जरूरी है। नो इस स्लाइड पर हम आयरनी की बात करेंगे। आयरनी का मतलब है कि जब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। हम सब सोचते हैं कि क्रो और हेमलॉक दुख लाएंगे, लेकिन वो तो पोएट का दिन अच्छा बना देते हैं और जो बाकी का बचा हुआ दिन था, खराब होने वाला था, उसको बचा लेते हैं। ये आयरनी हमें सिखाती है कि नेचर हमें जज नहीं करती। एक जहरीला पेड़ भी बर्फ को थामे रहता है और एक बुरा माने जाने वाला कौवा उसे हिलाकर पोएट की हेल्प करता है। फ्रोस्ट ने इन अगली और इविल सिंबल्स को यूज करके ये मैसेज दिया है कि महान फिलोसोफर्स जैसे सोक्रेट्स की मौत का रीजन बनने वाला हेमलॉक पेड़ भी ब्यूटी और होप के का जरिया बन सकता है। ये हमें बताता है कि हमें कभी भी होपलेसनेस में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि मदद वहां से आ सकती है जहां से हमने कभी भी कोई सोचा नहीं था। सो स्टैंजा 2 पर आते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued.
यहां पोएट उस चेंज की बात कर रहे हैं जो उनके अंदर हुआ। पहले स्टैंजा में एक्सटर्नल एक्टिविटी थी, अब इस स्टैंजा में इंटरनल शिफ्ट है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब है कि उनकी सोल रिफ्रेश हो गई। वो जो बुरा फील कर रहे हैं वो अब एकदम से खत्म हो गया। स्नो का वो सॉफ्ट एंड कोल्ड टच उन्हें रियलिटी में वापस ले आया। पता है कि हर्ट वर्ड यहां उनकी पूरी मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका गुस्सा, उनका दुख, उनकी होपलेसनेस सब उस बर्फ के साथ धुल गई है। नेचर ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी प्रॉब्लम्स कितनी पैटी थी, यानी छोटी है इस महान नेचर के सामने। अब समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जिसे सिनेक्डोश कहते हैं। पोएट ने कहा हैज गिवन माई हार्ट, लेकिन उनका मतलब सिर्फ हार्ट नहीं था। उनका मतलब था उनका पूरा मूड या पूरी पर्सनैलिटी। जब हम किसी एक बॉडी पार्ट का नाम लेकर पूरी बॉडी या सोल की बात करते हैं उसे सिनेक्डोश कहते हैं। यहाँ फ्रोस्ट ने हार्ट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम इमोशंस को दिल से जोड़ते हैं। उनका मूड चेंज होना उनकी पूरी एग्जिस्टेंस के बदलने जैसा था। ये डिवाइस हमें ये दिखाता है कि नेचर का एक छोटा सा एक्शन हमारे पूरे सेल्फ पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। एक स्नोफ्लेक्स का गिरना एक लिटिल थिंग थी, लेकिन उसने लार्जर थिंग यानी पोएट के हार्ट को टच कर दिया। लाइन 8 में एक बहुत हैवी वर्ड यूज हुआ है, रूड। इसका मतलब होता है हेल्ड इन रेग्रेट, यानी पछतावा करना। पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दिन का काफी हिस्सा रू कर दिया था, यानी उन्हें अफसोस हो रहा था कि उनका दिन बर्बाद हो गया। अक्सर हम भी ऐसा करते हैं ना, अगर सुबह टेस्ट बुरा हो जाए तो हम पूरा दिन मूड खराब रखते हैं और बाकी काम भी नहीं करते। फ्रोस्ट भी बस यही कर रहे थे। वो अपने पास रिग्रेट्स में कैद थे, लेकिन उस बर्फ के गिरने से उन्हें रियलाइज हुआ कि अभी भी वक्त बचा है। रूड वर्ड उनके डिप्रेशन और नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहा है, जो अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकदम तैयार है। इस लाइन से हमें उनके मेंटल स्टेट की सिवियरिटी समझ आती है कि वो कितने दुखी थे। नाउ अब इस स्लाइड पर देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट। ये लाइंस पोएम का क्लाइमेक्स है। पोएट कह रहे हैं कि उनका दिन तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने उनका बाकी का दिन बचा लिया। ये दिन हमें रिडेम्पशन यानी बचाव की उम्मीद देती है। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में हमें होप नहीं खोनी चाहिए। अगर हम अपने दुख को साइड में रखें और नेचर की छोटी छोटी खुशियों को देखें तो हम अपना बाकी का दिन मीनिंगफुल बना सकते हैं। फ्रोस्ट ने यहाँ बताया है कि कैसे नेचर हमारे टेंशन्स को वॉश कर देती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। अब वो पछतावा नहीं करेंगे, बल्कि बचे हुए दिन को किसी यूजफुल एक्टिव में लगाएंगे। रॉबर्ट फ्रोस्ट की बात हो रही है। तो अब हम बात करेंगे इस पोएम की सबसे बड़ी थीम की, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। फ्रोस्ट मानते थे कि नेचर के पास हर दर्द की दवा है। चाहे आप मेंटली कितने भी परेशान क्यों ना हो, नेचर की गोद में जाकर आपको सुकून मिलेगा ही। नेचर हमें रिफ्रेश और अपलिफ्ट करता है। इस पोएम में बर्फ ने एक हीलर का काम किया। जैसे ही ठंडी स्नोफ्लेक्स फ्रोस्ट की बॉडी पर गिरी, उनका माइंड क्लियर हो गया। ये थीम हमें सिखाता है कि नेचर हमें हमेशा कम्युनिकेट करती है, हमें बस उसे सुनने और महसूस करने की जरूरत है। नेचर हमारी इनर वेदर को बदल सकता है। और इस पोएम की अगली थीम क्या है? स्मॉल थिंग्स हैव बिग इम्पैक्ट। लाइफ में हमेशा हम बड़ी बड़ी मिरेकल्स का वेट करते हैं, लेकिन फ्रोस्ट कहते हैं कि एक कौवा और थोड़ी सी बर्फ भी मिलकर मिरेकल हो सकती है। ये ट्रिवियल इवेंट यानी छोटी सी बात पोएट की पूरी आउटलुक बदल देता है।
ये हमें मैसेज देता है कि लाइफ के हर एक पल को अप्रिशिएट करना चाहिए। पता है, हम अक्सर छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, राइट, लेकिन वही चीज़ें हमारी लाइफ को सेव करती हैं। फ्रोस्ट की ये फिलोसफी हमें सिखाती है कि खुशी ग्रैंड मोमेंट्स में नहीं, बल्कि उन डस्ट ऑफ स्नो जैसे पलों में है जो हमें सडन एनलाइटमेंट देते हैं। सो अब बात करते हैं पोएम के स्ट्रक्चर को। इस पोएम का राइम स्कीम है ABABCDCD। ये स्कीम पोएम को एक म्यूजिकल क्वालिटी और स्टीडी फ्लो देती है। इससे पोएम पढ़ने में बहुत ही इजी और रिदमिकली साउंड लगती है। ये रिदम हमारे दिल की धड़कन की तरह शांत है और नेचर की सिंप्लिसिटी को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रोस्ट ने इस सिंपल राइम का यूज करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैसेज को आसान बना दिया है ताकि हर कोई इसे समझ सके। नो इस स्लाइड पर हम दूसरे पोएटिक डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन एंड एसोनेंस की बात करेंगे। सो एलिट्रेशन मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। सो फॉर एग्जाम्पल, हैज गिवन माई हार्ट, तो यहां पे हार्ट H साउंड है और सेव्ड सम पार्ट यहां पे S का साउंड देखिए। ये एलिट्रेशन लाइंस में एक म्यूजिक क्रिएट करता है। एसोनेंस वोवेल साउंड्स का प्रोमिनेंस। एग्जाम्पल कि शुक डाउन ऑन मी, इसमें जो O है वो साउंड बार बार आ रहा है। ये डिवाइस पोएम को प्लीजिंग टू रीड बनाते हैं और हमारे सेंसेस को इवॉल्व करता है। फ्रोस्ट ने इन साउंड्स का यूज करके स्नो के गिरने की सॉफ्ट आवाज और फील को क्रिएट किया है। ये थोड़ा आप याद रख लेना। अब देखिए अगले पोएटिक डिवाइसेस एंजेम्बमेंट और इन्वर्जन को। एंजेम्बमेंट मतलब जब एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के अगली लाइन में कंटिन्यू हो। पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस है। ये कंटिन्यूटी ऑफ थॉट को दिखाता है और पोएम को एक फ्लो देता है। और इन्वर्जन का मतलब क्या है कि वर्ड्स का ऑर्डर बदल देना ताकि राइम और रिदम बनी रहे। ना इसमें स्टेंजा 1 में फ्रोस्ट ने सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विस्ट किया है पोएटिक इफेक्ट के लिए। ये डिवाइसेस पोएम को ऑर्डिनरी स्पीच से अलग बना देते और हमें ध्यान से पढ़ने पर मजबूर कर देती है। अब डिटेल में पढ़ते हैं मेटाफोर को। पोएम में डस्ट ऑफ स्नो एक मेटाफोर है। बर्फ के कणों को धूल कहा गया है। यह दिखाता है कि यह बर्फ कितनी हल्के हल्के पार्टिकल्स में है। मेटाफोर का यूज फ्रोस्ट ने इसलिए किया ताकि वो बर्फ की मास को हल्के से कंपेयर कर सके। यह हमें बताता है कि नेचर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डालती बल्कि बहुत ही डेलिकेट तरीके से हमारे सोल को टच करती है। ये डस्ट एक्चुअली हमारे दुख को साफ करने का काम करती है। जैसे हम घर साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सुनो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबॉलिक एजेंट है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, सो अब ये हमें पोएम सिखाती क्या है। तो ये देखिए बच्चों, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें ऑप्टिमिज्म और रेजिलियंस सिखाते हैं कि कोई भी दिन इतना बुरा नहीं हो सकता कि उसे बचाया ना जा सके। सो नेवर लूज होप। नेचर से दोस्ती करो, वो आपकी सबसे बड़ी टीचर और हीलर है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव किरण ढूंढो और कभी कभी इनऑस्पिशियस चीजें भी आपका भला कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि हमारा मूड हमारे हाथ में होता है, हमें बस नेचर के सिग्नल को समझना है। फाइनली फ्रोस्ट साहब ने इस छोटी सी पोएम में पूरी लाइफ की फिलोसफी समझा दी है। डस्ट ऑफ स्नो हमें सिखाता है कि दुख और पछतावा यानी रूइंग हमारा वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन एक पल की अवेयरनेस हमारी लाइफ को सेव कर सकती है। यह पोएम एक रिमाइंडर है कि हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए नेचर के ब्लेसिंग्स के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो कौवा हो या जहरीला पेड़। हमें अपने ब्लैक एंड वाइट नजरिए को बदलकर नेचर की प्योरिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ब्यूटी को देखना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी और आप इससे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे
एग्जाम्स में फोड़ कर आ जाएंगे। इसमें मैंने हर एंगल से आपको समझा दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सो बच्चों हमेशा स्माइल करते रहिए और नेचर से जुड़े रहिए। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आंसर एक्सपर्ट्स थिंक 10th चैनल बच्चों। बाय बाय।